गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज जेटेट के बारे में पढ़ेंगे। इस चीज़ के तो जेटेट के बारे में, जेटेट का सिलेबस आप लोगों को पता ही होगा। इसमें ज्योग्राफी में देख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट चैप्टर क्या है तो सोलर सिस्टम है। कौन सा? तो सोलर सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज्योग्राफी में इसे आप चाहे आप जेटेट देख लीजिए या सीटेट देख लीजिए या कोई भी स्टेट का टेट होता है टीचर के लिए, तो उसमें सोलर सिस्टम से क्वेश्चन रहते ही हैं। तो इसको हम लोग आज डीपली पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के माध्यम से। हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं देखेंगे, कॉन्सेप्ट का जिसका हम लोग जानेंगे कि सोलर सिस्टम में कैसे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, सन कैसे बना, फिर सारे ग्रह के बारे में देखेंगे हम लोग, सारे उपग्रह के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, कॉमेट्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम बोर्ड के माध्यम से आज आप लोग को नहीं बताएंगे, हम एक अच्छा एआई के माध्यम से आप लोग को आज बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, चलिए उधर चलते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं सौर मंडल की उत्पत्ति, या फिर जेटेट में जो हमको पढ़ना है सौर मंडल, उसको पूरा चैप्टर को एक ही वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सौर मंडल की उत्पत्ति माना जाता है कि एक नेबुला प्रक्रिया था, उसके आधार पे हुआ था। तो कौन सा सिद्धांत इसमें काम करता है? तो नेबुला सिद्धांत सौर मंडल की उत्पत्ति में क्या काम करता है। 4.5 अरब वर्ष पहले या 4.6 अरब वर्ष पहले हुई मानी जाती है। जर्मन दार्शनिक थे एक इमैनुअल कांट और एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे पियरे लैम्पर। यही सिद्धांत दिए थे नेबुला का सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया कि गैस और धूल का एक विशाल बादल निहारिका नेबुला था, यानी गैस और धूल का एक बादल था ऐसे इस प्रकार का। वो क्या था? तो नेबुला था। यह बादल अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगे, अपने ग्रेविटी के कारण ये बादल क्या होने लगे? तो ऐसे करके सिकुड़ने लगे। इसी के मध्य से सूर्य का निर्माण होता है। सिकुड़ने के साथ मध्य भाग अधिक गर्म और घना होता गया। जो मिडिल पार्ट था वो अधिक डेंस होते गया, यानी घना होते गया, और वहाँ एक बड़ा पिंड बना, वही सूर्य बना। ये जो पिंड बना ये भाग अधिक डेंस हुआ और अधिक टेम्परेचर होने के कारण यहाँ एक बड़ा पिंड बना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्य। और ये क्या है? तो स्टार है। तो इसी का निर्माण सूर्य कैसे निर्माण हुआ? तो यहाँ मिडिल पार्ट से। शेष पदार्थ एक चक्रीय चक्र के रूप में सूर्य के चारों ओर घूमने लगे, और शेष जो भी मैटर थे, पदार्थ थे, वो इसके चारों ओर ऐसे घूमने लगे। तो फिर इसके आधार पे सूर्य के चारों ओर पदार्थ चक्रीय चक्र में घूमने लगे। इस चक्र से छोटे छोटे कण बने जो आपस में टकराते और जुड़ते गए, तथा समय के साथ ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि बने। फिर बहुत सारे, यानी कि इसमें पूरा टोटल प्रक्रिया में कितना ईयर लगा? तो हम लोग को 4.6 अरब वर्ष लगा। इसके बाद सूर्य और इसके चारों ओर 8 ग्रह और क्षुद्र ग्रह, उसके उपग्रह आदि सभी का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। तो इसमें याद क्या रख सकते हैं हम लोग? तो सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। इस सिद्धांत को नेबुला सिद्धांत कहा जाता है। यानी इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अगर आपसे पूछेगा कि सौर मंडल की उत्पत्ति को किस सिद्धांत के द्वारा परफेक्ट तरह से प्रतिपादित किया गया, तो कौन सा सिद्धांत था? तो नेबुला का सिद्धांत। सौर मंडल का निर्माण गैस और धूल के बादल से हुआ है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सौर मंडल के निर्माण में क्या क्या ये हैं? तो गैस और बादल। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो इमैनुअल कांट और पियरे लैप्लास। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सौर मंडल में और क्या क्या आते हैं। तो सौर मंडल में एक सूर्य हो गया, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब मिलके सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो सौर मंडल का केंद्र क्या है? तो सूर्य है। सूर्य क्या है? तो एक तारा है, ग्रह नहीं है। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में बने रहते हैं। तो सभी ग्रह अपनी कक्षा में कैसे बने रहते हैं? जैसे पृथ्वी अपने कक्षा में कैसे बनी है? तो ये सन के ग्रेविटी के कारण ये अपने कक्षा पे बनी हुई है। सौर मंडल को अंग्रेजी में सोलर सिस्टम कहते हैं। तो हम लोग ये देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सौर मंडल का संरचना कैसे हुआ। तो सौर मंडल का संरचना के बारे में लोग पढ़ेंगे। तो सूर्य सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.8% भाग है। यानी कि टोटल सौर स्ट्रक्चर ऑफ सौर मंडल में हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है? तो सूर्य का है। इसीलिए सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो ग्रेविटी इसके पास ज़्यादा है। सौर मंडल का केंद्र एक तारा प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य।
ग्रह, सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में परिक्रमा करने वाले 8 बड़े पिंड है। तो ग्रह क्या है? तो ये 8 पिंड मिलके ग्रह बनते हैं। प्राकृतिक उपग्रह, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या हम लोग बोलते हैं? तो प्राकृतिक उपग्रह। जैसे पृथ्वी के पास कौन सा उपग्रह है? तो चंद्रमा है। वैसे ही मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, वैसा ही और सभी ग्रह के पास अपने अपने उपग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो चट्टानों और धातुओं से बने छोटे पिंड मुख्यतः मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। यानी मंगल और बृहस्पति के बीच यहाँ जो पाए जाते हैं चट्टान, और किस चीज़ के बने हैं? तो धातुएं से। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, जिसको एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। धूमकेतु क्या है? जिसको कोमेट्स बोलते हैं। तो बर्फ, धूल और गैसों से बने पिंड सूर्य के पास आने पर पूछ बनती है। ये क्वेश्चन आपको याद होगा, तो सीटेट में पूछा भी है कि कॉमेट्स को इधर आने पर पूछ किधर की होती है, किधर की ओर होती है? तो सूर्य की ओर होती है। उसके बाद बौने ग्रह क्या है? तो वे पिंड जो ग्रह जैसे होते हैं परंतु उनकी कक्षा में अन्य पिंड भी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो बौने ग्रह बोलते हैं। इनके हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। तो आपको पता होगा कि इसमें से 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं और 4 बाह्य ग्रह हैं। तो आंतरिक सूर्य से लेकर 4 ग्रह हैं आंतरिक ग्रह कहलाती हैं। कौन? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या हैं? तो ये आंतरिक ग्रह हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्या हैं? तो ये बाह्य ग्रह हैं। सभी ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हैं, यानी ग्रेविटी से सभी ग्रह बंधे हुए हैं। वह अपनी निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी कि अर्थ का अगर हम बात करें कि अर्थ का अपना एक कक्षा है। जैसे ये अपना एक अर्थ का कक्षा है, अर्थ का एक कक्षा है ये, और ये अपने कक्ष पे घूम रहा है। तो ये कैसे घूम रहा है? तो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का परिक्रमा करता है। ओके। आंतरिक ग्रह चट्टानी है, जबकि बाह्य ग्रह गैसीय हैं। यानी कि ये 4 ग्रह जो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये कैसे ग्रह हैं? तो ये चट्टान से निर्मित हैं। किस चीज़ से? चट्टान से। और बात करेंगे हम बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण का, तो ये कैसे ग्रह हैं? तो ये गैसीय ग्रह हैं। ये गैस और धूल कण से बने हुए ग्रह हैं। सौर मंडल में निरंतर गति और संतुलन बना हुआ है। तो क्या है? तो सौर मंडल में निरंतर गति और संतुलन बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सूर्य के बारे में, द सन। तो सूर्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सूर्य से पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है। यह सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.8% भाग रखता है। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। यानी कि सूर्य इतना बड़ा है कि उसमें 109 पृथ्वी समा सकती है। ठीक है। सूर्य की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, यानी कि पूरा सोलर सिस्टम का सूर्य क्या है? तो केंद्र है। सूर्य एकमात्र तारा है, बाकी सभी ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यानी हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा कौन है? तो सूर्य है। सूर्य पृथ्वी का प्रकार उष्मा का मुख्य स्रोत है। सूर्य की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। सूर्य ठोस नहीं है, यह गैस है। सूर्य क्या है? तो ये गैस है। कौन कौन सा गैस है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस का संयोजन होता है, जिससे इसमें फ्यूजन होता है। उसके बाद इससे ऊर्जा निकलती है और प्रकाश निकलता है। तो हम लोग सूर्य के बारे में जाने। सूर्य के बारे में प्रमुख भाग है, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। सूर्य के प्रमुख भाग, इसको बोलते हैं सन स्पॉट। जो आपको ये दिख रहा है इसको बोलते हैं सन स्पॉट। प्रकाश मंडल पर दिखने वाले काले धब्बे ये तापमान में कम होते हैं। एक होता है सौर ज्वाला, अचानक ऊर्जा विस्फोट जो अंतरिक्ष से विकिरण छोड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला। एक बोलते हैं प्रोमिनेंस, वर्णमंडल से उठने वाली गैस को विशाल लपटे। ये जो वर्णमंडल से उठ रही है विशाल लपटे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोमिनेंस। एक होता है कोरोना, सूर्य की बाहरी परत जो सूर्य ग्रहण के समय दिखती है। यानी कि सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाले परत को हम क्या बोलते हैं? कोरोना। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। सौर मंडल की 8 ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण। सबसे बड़ा कौन है? तो बृहस्पति है।
सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो शनि है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध, सूर्य से सबसे दूर वरुण। आप लोग सोचिएगा कि सर सूर्य सबसे नज़दीक ग्रह तो बुध है, लेकिन ये सबसे गर्म ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि बुध में कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है, तो ऊर्जा को रोकने के लिए वायुमंडल जरूरी होता है। तो यहाँ कोई वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए बुध जितना दिन में गर्म होता है उतना ही रात में ठंडा हो जाता है। तो सबसे छोटा ग्रह, सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? तो बुध है। यहाँ आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कितने दिन में परिक्रमा करता है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे, बुध के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो इसका नाम बुध है। पहला ग्रह है स्थलीय, ये चट्टान से बना हुआ ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह इसी को बोलते हैं। व्यास इसका 4879 किलोमीटर है। पृथ्वी का 5.5% ये इसका व्यास है। उपग्रहों की संख्या इसमें 0 उपग्रह है, यानी कि अपना इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो रंग इसका कैसा है? तो धूसर, धूसर मिट्टी का आप लोग नाम सुने होंगे, तो इसका रंग भी धूसर ही है। कैसा? तो धूसर। तापमान में अत्यधिक अंतर, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म है तो रात में बहुत ज़्यादा ठंडा है। दिन में इसका कितना डिग्री सेल्सियस से जाता है? तो 427 डिग्री सेल्सियस, यानी आप समझ सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी खौलने लगती है। और ये कितना इसका गर्माहट है? तो 427 डिग्री सेल्सियस। और रात में कितना ठंडा रहता है? तो -180 डिग्री सेल्सियस। इसी चलते यहाँ जीवन असंभव है। तो ये स्वयं अपनी अक्षा पर घूमने का समय 59 पृथ्वी दिवस। बाकी इसके जेटेट के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बुध सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। आकार और द्रव्यमान में सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका वर्ष 88 पृथ्वी दिनों का होता है, यानी कि पूरा पृथ्वी सन का कितना दिन लगता है? तो 365 दिन लगता है, लेकिन ये कितना दिन में कर लेता है? तो 88 डे में ही कर लेता है। ठीक है। दिन और रात की लंबाई बहुत अधिक होती है। इसमें दिन बहुत बड़ा होता है, रात बहुत बड़ी होती है, क्योंकि नज़दीक है इससे। बुध की सतह पर क्रेटर अधिक पाए जाते हैं, यानी क्रेटर मतलब होता है गड्ढा, धब्बे जो दिख रहे हैं इसको बोलते हैं क्रेटर। तो बहुत सारे क्रेटर दिखते हैं इसमें। वायुमंडल लगभग नहीं के बराबर है, यानी कि वायुमंडल इसमें नहीं होता है। तापमान दिन में और रात में अधिक अंतर होते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट ग्रह के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट है शुक्र। कौन है? वेनस। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वेश्चन बार बार पूछता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है? तो शुक्र है। बहुत लोग इसको मंगल मान देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, शुक्र है। ठीक है। क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग बराबर है। ठीक है। पृथ्वी का इसको जुड़वा ग्रह कहते हैं। सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह है। अपने अक्ष पर धीरे घूमता है, यानी अपने अक्ष पर ये बहुत धीरे धीरे घूमता है। पूर्व से पश्चिम घूमता है। एकमात्र ग्रह है जो उल्टा घूमता है। जैसे अर्थ ऐसे घूम रहा है तो ये उल्टा ऐसे घूमता है। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है। घने बादलों के कारण सतह नहीं दिखाई देता है। इसके ऊपर बहुत घने बादल होते हैं, इसलिए इसका सतह दिखाई नहीं देता है। ठीक है। शुक्र दूसरा सबसे गर्म, बिना चंद्रमा, पूर्व से पश्चिम घूमने वाला ग्रह है। ठीक है। शुक्र आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए इसे भोर का तारा और सांध्य का तारा कहते हैं। रात में सूर्य की रोशनी के बाद सबसे ज़्यादा चमकता है। नासा यान ने शुक्र की सतह का विस्तृत जानकारी 1990-91 में दी थी, यानी नासा यहाँ एक यान भेजा था, उसका जानकारी शुक्र से मिलता है। ठीक है। शुक्र का ग्रह का आरेख, यानी कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है हम उसी को बताएंगे। ओके। तो चलिए हम लोग आगे ग्रह के बारे में जानते हैं। अर्थ हम लोग का अपना ग्रह, इसलिए इसका नाम भी है हमारा ग्रह। ओके। पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है और जीवन के लिए उपयुक्त एकमात्र ज्ञात ग्रह है, यानी हमारे सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। ओके। इसका नाम क्या है? तो पृथ्वी। ये कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। हम लोग का पृथ्वी कैसे बनी है? तो चट्टान से बनी है। ठीक है। इसको नीला या ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। व्यास इसका कितना है? तो 12,742 किलोमीटर इसका पूरा व्यास है, यानी कि यहाँ से इसको बोलते हैं, इसको व्यास बोलते हैं। ये 12,742 किलोमीटर है। ओके। इसके बाद ये नीला, जल के कारण इसका कलर कैसा है? तो नीला। ठीक है। अब वायुमंडल में इसका, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आदि भी ग्रहें में पाई जाती है। ठीक है। पृथ्वी की सतह की संरचना, तो पृथ्वी में जल कितना % है? तो 81.3% जल है
और स्थल कितना है, तो 18.7% स्थल है, ये पूछे जाते हैं। ओके, जीवों के लिए उपयुक्त के कारण, तो यहाँ जीव किस लिए उपयुक्त है, तो यहाँ उचित दर में स्थिति है, ना ज़्यादा बहुत गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, और यहाँ पानी उपलब्ध है, वायुमंडल है, ग्रेविटी है, दिन रात और ऋतुओं का संतुलन है, ओजोन परत है, खनिज मिट्टी, पर्यावरण की उपलब्धता है। अब ये तो नॉर्मल चीज़ है, आप लोग जानते होंगे कि इसका घूमने का टाइम कितना है, 24 घंटा। दिन रात कैसे होता है, तो दक्षिणी ये घूमने की वजह से। परिक्रमा कितने दिन करता है, 365 दिन 5 घंटा और 40 मिनट 46 सेकेंड करता है। पृथ्वी का वायुमंडल जीवन की रक्षा करता है, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है, तापमान को नियंत्रित रखता है। मुख्य गैस नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% तथा अन्य गैसें महत्वपूर्ण है। ओके, हम लोग पृथ्वी के बारे में देख लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ग्रह, मंगल ग्रह के बारे में। द मार्स, सौर मंडल का लाल ग्रह बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लाल ग्रह। क्यों बोलते हैं इसको, तो क्योंकि यहाँ लोहा का अधिकतम मात्रा पाया जाता है, लो ऑक्साइड, इसलिए इसको मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोलते हैं। ओके, इसमें क्या पाई जाती है, तो आयरन ऑक्साइड। मंगल की उपग्रह क्या है, तो मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस जो छोटा है और डेमोस जो उससे बड़ा है। ओके, फोबोस और डेमोस अनियमित आकार के हैं। सूर्य के चारों ओर औसत गति इसका कितना है, तो 24.13 किलोमीटर पर सेकेंड है। सूर्य की परिक्रमा करने का समय है 687 पृथ्वी दिवस, यानी कि हम लोग तो अगर 365 दिन में करते हैं तो इसका कितना टाइम लगता है, 687 दिन लगता है। और अपना घुरी पर घूमता है 24 घंटे 37 मिनट, इसीलिए एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पृथ्वी के समान दिन होता है, यानी कि 24 घंटा का यहाँ भी दिन होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ भी वायुमंडल है, यहाँ कौन कौन सा गैस रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, अन्य गैस है। इसी चलते बोला जाता है कि नेक्स्ट जब भी जीवन संभव होगा तो मंगल पे संभव होगा, कि यहाँ वायुमंडल और पृथ्वी का जैसा ही सब कुछ है, तो नेक्स्ट ग्रह इसी को जीवन के लिए माना गया है, इसीलिए ज़्यादा रिसर्च इसी पे होता है। आगे हम लोग बात करते हैं बृहस्पति का। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। बृहस्पति गैसीय दानव या गैस जाइंट ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कक्षा एवं गति, तो सूर्य और औसत दूरी 7.78 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा करने का समय इतना वर्ष लगता है। तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को बताएंगे। इसको गैसीय दानव ग्रह बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और ये कौन सा ग्रह है, तो 5वां ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। इसमें महान लाल धब्बा ग्रेट रेड स्पॉट, यह एक विशाल तूफान है जो कम से 3.5 वर्षों से चल रहा है। इसका आकार पृथ्वी से भी बड़ा है, बहुत ज़्यादा तेज घूमता है। चुंबकीय क्षेत्र भी इसमें बहुत ज़्यादा है। उष्णता उत्सर्जन, वायुमंडलीय विशेषज्ञता, गैसीय दानव ग्रह बोलते हैं इसको। बृहस्पति बड़ा और तेज लाल धब्बा इसकी विशेष भेष है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है। जेटेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह 5वां ग्रह है और गैसीय दानव ग्रह है। महान लाल धब्बा ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान यही आता है, यानी क्वेश्चन में बार बार पूछता है कि रेड स्पॉट कौन से ग्रह में पाया जाता है, तो वो कौन सा है, जो ये रेड स्पॉट आपको दिख रहा है वो कौन सा है, बृहस्पति में। इसके 95+ उपग्रह हैं, यह चीज़ आप रखिएगा। सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के पास है, नहीं शनि के पास है, सॉरी शनि के पास है। यह सूर्य से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करने वाला ग्रह है, यह सूर्य से भी अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। 95+ इसके क्या है, तो उपग्रह है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग किस ग्रह का बात करेंगे, तो शनि सैटर्न। सौर मंडल का वलयधारी ग्रह, यानी इसके बाहर के आप छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, शनि सौर मंडल का 6ठा ग्रह है और यह अपने सुंदर वलयों रिंग के लिए प्रसिद्ध है, यानी जिसके वलय हैं इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, शनि के वलय बहुत चमकीले और चौड़े होते हैं। ये बर्फ के कण, धूल, चट्टानों के टुकड़े से बने हैं। पूछता है कि किस चीज़ से बना है, तो बर्फ के कण और धूल चट्टानों से। वलयों की मोटाई बहुत कम तक है। वलयों का फैलाव लगभग इतना किलोमीटर है। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, तो शनि है 6ठा गैसीय राजा, वलयों वाला सुंदर सजा। तो जेटेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, शनि सौरमंडल का 6ठा ग्रह है, यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
बाह्य के लिए। शनि को वलयधारी ग्रह कहते हैं। शनि के वलय बर्फ, धूल और चट्टानों के कण से बने हैं। तो शनि का वलय जो किस चीज़ से बना है, तो धूल और चट्टान से। शनि का घनत्व तो पानी से कम है, इसका डेंस जो है वो पानी से कम है, इसलिए ये तैरता हुआ भी कभी कभी दिखाई देता होगा आपको। इसमें रिंग का भी नामांकन किया गया है, सी रिंग, बी रिंग, ए रिंग ऐसे करके। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है इसका। शनि का परिक्रमा इतना पृथ्वी वर्ष में करता है 29.46 पृथ्वी वर्ष। शनि पर कोई ठोस सतह नहीं होता, यानी कहाँ कोई ठोस सतह नहीं है, गैस से बना हुआ है टोटली। चलिए, शनि का हम लोग पूरा पोस्टमार्टम कर चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं अरुण का, यानी यूरेनस। अरुण सौर मंडल का 7वां ग्रह है और यह अपनी धुरी पर बहुत झुका हुआ है, लगभग 98 डिग्री, यानी कि इसीलिए इसको बोलते हैं सबसे झुका हुआ ग्रह। ठीक है। प्रमुख विशेषताएं इसके हैं कि अरुण का रंग मीथेन गैस के कारण नीला हरा दिखाई देता है। ये बार बार पूछा जाता है कि अरुण का रंग किस चीज़ के कारण नीला हरा दिखाई देता है, तो मीथेन के कारण। किस चीज़ के कारण, तो मीथेन के कारण। ओके। अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका होने के कारण इस पर ऋतुएं बहुत लंबी और चरम होती हैं, यानी कि एक ऋतु 21 वर्ष तक चलता है यहाँ। अगर गर्मी है तो 21 साल तक गर्मी ही रहेगा। ओके। इसमें धुंधली और पतली वलय प्रणाली होती है। इसमें 27 ज्ञात उपग्रह हैं। इसके कितने उपग्रह हैं, तो 27 उपग्रह हैं। कौन कौन उपग्रह हैं, टाइटेनिया, ओबरॉन, एरियल, एब्रियल, मिरांडा। अन्य उपग्रह हैं पुकेलिया, बेरेंडा, डेस्टोमोना, कार्डेलिया आदि। ठीक है। अरुण सौर मंडल का 7वां ग्रह है। यह गैसीय ग्रह है। यह अपनी धुरी पर कितना झुका हुआ है, तो 98 डिग्री झुका हुआ है। परिक्रमण काल इसका 84 पृथ्वी वर्ष है, यानी 84 साल में एक बार ही घूमता है। एक दिन की लंबाई 17 घंटे 14 मिनट है, यानी इसका भी 17 घंटा का एक दिन होता है। उपग्रहों की संख्या कितना है, तो 27। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको हम लोग देखेंगे। अरुण को 1781 में विलियम हर्सल ने टेलीस्कोप से खोजा था। किस चीज़ से, टेलीस्कोप से। अरुण का एक ध्रुव लगभग सीधा सूर्य से की ओर होता है, जबकि दूसरा ध्रुव सीधे विपरीत और उसके वायुमंडल की तेज हवाएं चलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अपने पर ज़्यादा झुका हुआ है, ऐसे 98 डिग्री, इसलिए इसका एक उधर सूर्य की तरफ होता है तो एक विपरीत होता है। इसका आंतरिक भाग गर्म होता है। यह दर्शाता है कि यह स्वयं ऊष्मा उत्सर्जित करता है, यानी इसमें स्वयं एनर्जी है। ओके। नेक्स्ट हम लोग कौन सा ग्रह बात करेंगे, तो वरुण, नेपच्यून। सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह, यानी सबसे लास्ट का ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। इसका कितने उपग्रह हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं, तो वरुण सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका वायुमंडल बहुत तेज हवाओं के लिए जाना जाता है। इसमें इतना तेज हवा चलता है, विंड, कि अगर आप यहाँ खड़ा हो जाएंगे तो कितना दूर फेंका जाएगा गारंटी नहीं है। यहाँ का तापमान बहुत कम होता है, लगभग -214 डिग्री सेल्सियस। यह सूर्य से आने वाली कम रोशनी प्राप्त होता है यहाँ, इसलिए भी क्योंकि यहाँ से सूर्य की रोशनी इतना कम आता है कि उतना तापमान हो ही नहीं पाता है। वरुण पर धुंधली, गहरी आंधी और तूफान देखे गए हैं। इसकी खोज गणितीय गणनाओं के आधार पर की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणितीय गणनाओं के आधार पर, मैथमेटिकल कैलकुलेटिंग के आधार पर कौन सा प्लैनेट का खोज हुआ था, तो वो नेपच्यून है, यानी कि वरुण है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके। वरुण सौरमंडल का 8वां सबसे दूरस्थ ग्रह है। ये गैसीय दानव है। इसकी खोज कब हुई थी, तो 1846 में हुई थी। ये सब जेटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें फैक्ट पूछता है। वायुमंडल इसमें क्या है, तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, नीला मीथेन गैस कारण है। खोज का इतिहास, तो अर्बन ने, वरियर ने गणनाओं के आधार पर इस पर ग्रह की उपस्थिति की भविष्यवाणी की। जॉन कॉच एडम्स ने भी स्वतंत्र रूप से इसकी गणना की। 1846 में गैले ने इसे दूरबीन से देखा, इसकी पुष्टि की। तो इसका मेन कौन देखा था, तो गैले। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्लूटो के बारे में, जिसको सौरमंडल का बौना ग्रह भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इधर उधर घूमते रहता है। पहले इसको ग्रह बोलते थे, लेकिन ये अपने अक्ष से इधर उधर भटकते रहता है, इसे चलते इसको ग्रह के लिस्ट से हटा दिया गया। ठीक है। प्लूटो सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह है। ठीक है। इसका पृष्ठ बर्फीला और बहुत ठंडा होता है, क्योंकि ये नेपच्यून के बाद भी आता है, तो इसमें सन का लाइट उतना पहुंच नहीं पाता है, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा ग्रह है। 14 जुलाई 2015 को नासा का अंतरिक्ष यान न्यू हॉरिजॉन्स प्लूटो के निकट पहुंचा था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो करंट के रूप में, तो आप देख लीजिएगा।
प्लूटो को 1930 में क्लाइड टोम्बो ने खोजा। कौन खोजा था? तो क्लाइड टोम्बो ने 1930 में खोजा था। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया था। क्यों? क्योंकि अपना अक्ष में ऐसे अगर घूम रहा है तो कभी इधर जैसे, तो इसी चलते इसको ग्रह से हटा दिया गया। प्लूटो की कक्षा अत्यधिक अंडाकार है। प्लूटो का एक उपग्रह कैरोन है जो बहुत बड़ा है। न्यू हॉरिजन्स यान ने 14 जुलाई 2015 को प्लूटो का अध्ययन किया। प्लूटो का वर्ष 248 पृथ्वी वर्ष के बराबर होता है, यानी कि एक वर्ष इसका 248 वर्ष में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्षुद्र ग्रह पट्टी, एस्टेरॉयड बेल्ट, सौरमंडल का पथरीला क्षेत्र। यह क्षेत्र सौरमंडल के निर्माण काल में बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी ग्रह में परिवर्तित नहीं हो सका। इसको हम लोग डीपली थोड़ा सा पढ़ते हैं। यह पट्टी मुख्यतः मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, यानी कि ये मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। बृहस्पति के प्रबल गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पिंड एकत्र होकर ग्रह नहीं बन पाए, यानी कि बृहस्पति का ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होने के कारण ये पिंड जो है वो प्लैनेट नहीं बन पाए। इनमें आकार कुछ मीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक का है। यह वायुमंडल नहीं के बराबर होता है। रिक्तता प्रमुख होती है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगभग अंडाकार कक्षाओं में करते हैं, यानी कि ये भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, हम लोग पाएंगे कि क्षुद्र ग्रह का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो एस टाइप, सी टाइप, एम टाइप, इस प्रकार के क्षुद्र ग्रह होते हैं। सिलिकेट और धातु युक्त क्षुद्र ग्रह को हम क्या बोलते हैं? तो एस टाइप। सी टाइप होता है कार्बन, जल, बर्फ, कार्बनिक पर्दा युक्त, इसको बोलते हैं सी टाइप। एम टाइप क्या होता है? निकेल और आयरन धातु अधिक, इसको बोलते हैं एम टाइप। ध्यान दें, सी टाइप क्षुद्र ग्रहों में जल व कार्बनिक पदार्थ होने के कारण जीवन के मूल तत्वों को जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी सी टाइप इंपॉर्टेंट है। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। कहाँ? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। इसकी औसत दूरी सूर्य से 2.2 से 3.3 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ 10 लाख से अधिक क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरिस है जो बौना ग्रह है। तो सब क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सिरिस है। ये चीज़ याद रखिएगा, कौन सा है? सिरिस। बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह पिंड एकत्र होकर ग्रह नहीं बन पाए, यानी कि यहाँ मंगल है, यहाँ बृहस्पति है, तो इसका ग्रेविटी के कारण ये एकत्र हो ही नहीं पाए। इसके अगल बगल ऐसे घूमते रहते हैं और ये पृथ्वी, ये जैसे जैसे ऐसे करके अगर सूर्य का परिक्रमा करता है बृहस्पति, तो इन लोग भी ऐसे करके सूर्य का परिक्रमा करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। आगे है काइपर बेल्ट, कूपर बेल्ट जिसको बोलते हैं, काइपर बेल्ट बोलते हैं। काइपर बेल्ट नेपच्यून की कक्षा के परे स्थित असंख्य बर्फीले पिंडों का एक विशाल डोनट आकार का क्षेत्र है, यानी नेपच्यून के यह बेल्ट नेपच्यून के कक्षा के परे आरंभ होकर तक फैला है। ठीक है, इसके अरबों बर्फीले पिंड चट्टानों और धूल के कारण पाए जाते हैं। इसका आकार एक डोनट टोरी के समान है। यहाँ पाए जाने वाले पिंड मुख्यतः जल, बर्फ, मीथेन, अमोनिया, चट्टानी पदार्थ से बने होते हैं। यह दीर्घकालिक और धूमकेतुओं का मुख्य स्रोत माना जाता है। प्लूटो, एरिस, माके, हेमिया इत्यादि आदि इसके प्रमुख सदस्य हैं। काइपर बेल्ट सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास से समझने का महत्वपूर्ण है। बर्फीले पिंडों, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं से मिलकर बना जो सूर्य से बाहर दूर स्थित है। आपसे एक मात्र क्वेश्चन पूछेगा कि काइपर बेल्ट क्या है, तो नेपच्यून के कक्षा में स्थित को हम लोग क्या बोलते हैं? तो काइपर बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, ये डोनट आकार का होता है, यानी पूछता है काइपर बेल्ट कैसा आकार का होता है, तो ये डोनट आकार का होता है। कौन सा? डोनट आकार का। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। एक होता है ऑर्ट क्लाउड सौरमंडल का एक विशाल गोलाकार बादल है जो धूमकेतुओं का एक विशाल भंडार माना जाता है। यानी अगर आपसे पूछा तो धूमकेतु का विशाल भंडार कौन है, तो ऑर्ट क्लाउड है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्ट क्लाउड सौरमंडल का सबसे बाहरी भाग है। ऑर्ट क्लाउड जो है सौरमंडल का सबसे बाहरी भाग को बोलते हैं ऑर्ट क्लाउड। ठीक है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा समझने का चीज़ नहीं है। बस इन लोग को एक बार नाम सुन लीजिए, वही काफ़ी है। एक होता है स्कैटर्ड डिस्क सौरमंडल का अत्यंत बाहरी क्षेत्र है, यानी उससे भी ऑर्ट क्लाउड से भी बाहरी क्षेत्र क्या है, तो स्कैटर्ड डिस्क। यह असंख्य बर्फीले पिंड अनियमित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है। अनियमित कक्षाओं में क्या करता है, तो सूर्य की परिक्रमा करता है। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली कभी पूछ देगा ऑप्शन में कि स्कैटर्ड डिस्क क्या है,
तो आपको बताना होगा कि सौरमंडल का बाहरी कक्षा है, ठीक है, बाहरी भाग है। आगे है धूमकेतु। कॉमेंट्स ये पूछते हैं क्वेश्चन में। धूमकेतु बर्फ, धूल और गैस से बने छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के पास आने पर चमकने लगते हैं, ठीक है। धूमकेतु की संरचना गैसों से बना, हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। ये हमेशा पूछता है। धूल कणों से बना, मुड़ा हुआ दिखाई देता है, केंद्रक। जब धूमकेतु सूर्य के पास आता है तो बर्फ पिघलती है और गैस व धूल बाहर निकलकर पुंज बनते हैं। हैली धूमकेतु हर 76 वर्ष में लौटता है, यानी हैली एक धूमकेतु है और हर 76 साल में लौटता है। धूमकेतु का केंद्रक ठोस होता है, बाकी भाग गैस और धूल का होता है। धूमकेतु को नग्न आंखों से सूर्यास्त सूर्योदय का समय दिखा सकता है। जो आप बोलते हैं ना, जैसे ये गिरते रहता है, विष मांगते हैं, ये कॉमेंट्स होता है कि हे भगवान हमको उससे मिला दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि ये कॉमेंट्स है। ये किसी से बना हुआ है? धूल और बर्फ से बना हुआ है। इसका अंदर वाला भाग से हार्ड होता है और ये सूर्य के नज़दीक आता है तो जलने लगता है। बस इसीलिए हमको लोग लगता है कि ये तारा टूट कर गिरा है। तारा नहीं है ये। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। उल्का पिंड और उल्का खंड। ये सौरमंडल के छोटे ठोस पिंड होते हैं जो अंतरिक्ष से होकर गुजरते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल से क्रिया करते हैं। ये सब अगर बड़ा मात्रा में उल्का पिंड रहेगा तो पृथ्वी को तबाह भी कर सकता है। ये चीज़ याद रखिएगा। उल्का पिंड सौरमंडल का प्रारंभिक संरचना के अवशेष होते हैं, यानी कि सौरमंडल जब बन रहा था तो उसी का पार्ट है ये सब उल्का पिंड। इनमें छिपे तत्व और यौगिक पृथ्वी पर जीवन का उत्पत्ति को समझने के सहायक है, यानी कि पृथ्वी को हमको अगर समझना है तो उल्का पिंड से भी हम लोग समझते हैं। जब उल्का पिंड, आप लोग को पता होगा कि महाराष्ट्र में एक झील है जो इसी के गिरने से बना हुआ है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा झील है। तो परीक्षा में समझते हैं, टूटता तारा किसे कहते हैं? तो उल्का को टूटता तारा कहते हैं। जो पिंड पृथ्वी की सतह पर गिरता है उसे क्या कहते हैं? तो उल्का पिंड कहते हैं। उल्का खंड कहाँ पर आता है? तो अंतरिक्ष में। उल्का वर्ष किस कारण होती है? उल्का वर्षा। तो जब पृथ्वी किसी धूमकेतु क्षुद्र कणों से गुजरती है तो उसको उल्का वर्षा बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा उल्का पिंड कहाँ मिला है? तो धनगढ़, गुजरात में। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे क्या है? प्राकृतिक उपग्रह एवं चंद्रमा, सौरमंडल के पिंड। अब हम लोग आ गए हैं चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी है? तो 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से इसकी दूरी है। व्यास कितनी है? 3,474 किलोमीटर व्यास है इसका। 27.3 दिन लगता है इसका पूरा एक काल करने में। अमावस्या, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। चंद्रमा पृथ्वी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जीवन, ज्वार भाटा और पृथ्वी की स्थिति को प्रभावित करता है। यानी ज्वार भाटा किससे आता है? तो चंद्रमा से आती है। और क्या है? फोबोस, डेमोस किसके हैं? तो मंगल के हैं। और ये बृहस्पति के कौन है? तो आटो, यूरोपा, गैनेमीटा, कैलिस्टा व अन्य। कितने हैं? 90 प्लस है, यानी 95 प्लस है। शनि का कितने हैं? 100 प्लस है, यहाँ 80 प्लस लिख रहा है। टाइटन, रिया, टैनो, अन्य इसे शनि के हैं। ये सब आप लोग को देख लेना है। तो थैंक यू इतना देर वॉच करने के लिए। आई होप कि आप लोग को सौरमंडल कंप्लीट हो गया होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तभी के लिए जय हिंद।